हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग जो बुक कर रहे थे लेखपाल मार्गदर्शिका वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश घटना चक्र की, इसमें दोस्तों हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक में दोस्तों कुल 199 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए थे। और इसके पहले दोस्तों हमने एक टॉपिक आपको और करा दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। ये भी हमने टॉपिक आपको पूरा करा दिया है। और दोस्तों आज जो है हम लोग इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। आपके यूपी के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देखने वाले हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इसी क्लास में याद हो जाएं, आपको जो है दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों 1556 ईस्वी में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, ये जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। दोस्तों जो हेमू है, इनका दोस्तों एक और नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इस युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो जो अनपढ़ मुगल सम्राट था दोस्तों उसका नाम था अकबर। ठीक है। दोस्तों मुगल सम्राट जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ये अनपढ़ थे। अकबर का जन्म कब हुआ था ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो 1542 ईस्वी में दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो ये जो है अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में दोस्तों अकबर के पिता जो हुमायूं थे, इनके कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह के हाथों हुई पराजय के बाद उसे दोस्तों 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। तो दोस्तों जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ से आपको मालूम चलता है दोस्तों जो युद्ध है ये हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। ठीक है, शेर शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कब हुआ था। तो दोस्तों ये जो युद्ध है जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगला साथियों क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये दोस्तों अजमेर के किले में मिला था। और दोस्तों जो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था, कौन? तो ये जो है थॉमस रो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, बिलग्राम यानी दोस्तों जो कन्नौज का युद्ध है ये कब और किसके मध्य लड़ा गया था? हमने आपको बताया है कि जो ये बिलग्राम का युद्ध दोस्तों है ये जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया? तो शेर खां और हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों जो युद्ध है ये चौसा के युद्ध के बाद लड़ा गया था। कब? 17 मई 1540 को बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में साथियों शेर खां और हुमायूं आमने सामने थे। इसमें शेर खां विजेता रहा। और दोस्तों इस पराजय के परिणाम स्वरूप हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी है, इनके बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? तो दोस्तों फरीद नाम था। और सूरी वंश के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और वह हसन खान सूर की अफगानी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। और दोस्तों इतिहास में शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की माता जगत गोसाई किस राजपूत शासक की पुत्री थी? तो दोस्तों जो ये शाहजहां की माता थी ये जो है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो ये दोस्तों 1592 ईस्वी में। कब? तो 1592 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, लाहौर में जो है इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके बचपन का नाम था खुर्रम था। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि साथियों जो शाहजहां है इनके बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम जो है इनके बचपन का नाम था। और शाहजहां जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जगत गोसाई मारवाड़ या दोस्तों जो जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। इस प्रकार साथियों शाहजहां में मुगल और राजपूत दोनों का रक्त सम्मिलित था। और वह जहांगीर के तीसरे पुत्र थे। कौन? शाहजहां, जिन्हें दोस्तों बाद में शाहजहां की उपाधि मिली थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों जो तुजुक ए बाबरी है ये जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में दोस्तों जो है लिखी गई है। मुगल सम्राट के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि साथियों जो मुगल सम्राट जो संस्थापक थे कौन थे, तो बाबर दोस्तों जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। इनकी जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबर नामा भी कहते हैं, तुर्की भाषा में दोस्तों ये लिखी गई थी। और यह उस समय की एक अपवाद रचना है, क्योंकि मुगल काल की अधिकांश अन्य प्रमुख जो पुस्तकें हैं और दोस्तों जो सरकारी कामकाज की जो भाषा है ये फारसी थी। ये दोस्तों एक अपवाद है, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी। और दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में एक है। इसे दोस्तों मुगलों की शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो दोस्तों जो दिल्ली का लाल किला है ये जो है शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला परिसर का निर्माण दोस्तों भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण दोस्तों लाल किला के रूप में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? ये जो हुमायूं नामा है इनकी जो लेखिका है ये साथियों गुलबदन बेगम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं, ये जो हुमायूं नामा दोस्तों पुस्तक है इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। और यह पुस्तक फारसी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी ये। ठीक है, ये कौन थी? ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक में उन्होंने जो है हुमायूं के जीवन, उनके संघर्षों और मुगल परिवार के आंतरिक जीवन के बारे में जो है विस्तृत जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो है दोस्तों बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के इतिहास से संबंधित पुस्तक तारीख ए शेरशाही के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है तारीख ए शेरशाही इसके लेखक हैं अब्बास खां सरवानी। कौन है? तो अब्बास खां सरवानी दोस्तों जो है इसके लेखक हैं। शेरशाह सूरी के दोस्तों प्रशासन और जीवन के बारे में जो है जानकारी देने वाला सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तारीख ए शेरशाही है। और इस पुस्तक के दोस्तों लेखक जो है अब्बास खां सरवानी है। यह पुस्तक दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में दोस्तों पुस्तक लिखी गई है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये पुस्तक दोस्तों फारसी भाषा में लिखी गई है। और ये जो अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का विस्तृत इतिहास अकबरनामा नामक पुस्तक में लिखा है और यह पुस्तक फारसी भाषा में दोस्तों लिखी गई है। अकबरनामा का ही एक भाग जो है आईने अकबरी है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें साथियों प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, भूगोल आदि तथा नियम आधारित वितरण का संकलन है। इसमें तो आईने अकबरी में। ठीक है, ये जो है इसी का एक भाग है। किसका? तो अकबरनामा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह औरंगजेब को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब का दोस्तों जन्म कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1618 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो साथियों गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? गुजरात में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर। ठीक है, अपनी व्यक्तिगत सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण जो है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे? तो इसको साथियों जो है जिंदा पीर कहा जाता था। उसने अपने शासनकाल में 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। पहला साथियों जो है कब कराया? 1658 में कराया था और दूसरा जो है 1659 में कराया था और ये जो है दिल्ली में कराया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद जो है उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें साथियों जो मुअज्जम था ये विजयी रहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों का जिक्र आता है और 1748 में अब्दाली को हार का सामना करना पड़ा? तो यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद शाह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में दोस्तों 1748 ईस्वी में, कब? 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली मुनुपुर के युद्ध में पराजित हुआ था। कहाँ के युद्ध में? आंसर हो जाएगा मुनुपुर के युद्ध में दोस्तों ये जो है पराजित हुआ था। और अहमद शाह अब्दाली को दोस्तों दुर्रे दुर्रान, मोतियों का मोती भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको जो है दुर्रे दुर्रान यानी कि मोतियों का मोती भी जो है इसको कहा जाता था अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? तो दोस्तों जो शिवाजी हैं इनके प्रशासन में जो है अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी। जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद का जो गठन है ये छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था
और जिसके अंतर्गत जो है 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें दोस्तों पेशवा, अमात्य, वाकिया, नवीस या मंत्री, सुमंत या दबीर, सुनीस या सचिव, सर ए नौबत या सेनापति, पंडित राव एवं दोस्तों न्यायाधीश शामिल थे। तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है कि साथियों जो ये शिवाजी थे इनके जो अष्टप्रधान थे इसमें साथियों सेनापति का जो पद है इसको क्या कहते थे, तो इसको जो है सर ए नौबत कहा जाता था। दोस्तों जो सचिव होता था इसको जो है सुनीस कहा जाता था, जो दोस्तों सुमंत होता था इसको दबीर कहा जाता था, और जो मंत्री होता था इसको जो है नवीस कहा जाता था। तो दोस्तों इस प्रकार जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार यानी जो गुरिल्ला रणनीति थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो मराठा जो सेना थी इसकी ताकत जो है छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी, और दोस्तों शिवाजी हैं ये छापा मार रणनीति में माहिर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है युद्ध एक तरफ दिया है और एक तरफ दिया हुआ है वर्ष। तो साथियों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध साथियों 1757 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी दोस्तों जो युद्ध है ये जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों जो ताली कोटा का युद्ध है ये जो है 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, बी का दोस्तों तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों यहीं पर दिया हुआ है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये साथियों 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। और दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध था ये मुगल सेना व मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों जो ताली कोटा का युद्ध है 1565 ईस्वी में विजयनगर व बहमनी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा व बीदर की दोस्तों संयुक्त सेना के मध्य जो है युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, दोस्तों इस संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो राजा राम मोहन राय हैं इनको जो है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, अकबर द्वितीय ने दोस्तों समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के बाद दोस्तों जो बहादुर शाह द्वितीय है इसको जो है जफर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह बने जिनका दोस्तों अंत रंगून में निर्वासन के दौरान हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो अकबर द्वितीय दोस्तों हैं इनके बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल बादशाह बने थे। इनका जो अंत है ये रंगून में निर्वासन के दौरान हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी दोस्तों राजस्व अधिकार है ये किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? तो आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने जो है ये प्रदान की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों जो है घटनाओं में शाह आलम द्वितीय की जो भूमिका अहम थी। शाह आलम द्वितीय ने दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। इसी के दोस्तों शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। और दोस्तों बक्सर का युद्ध भी इसी के शासनकाल में लड़ा गया था जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव को मजबूत किया। और दोस्तों 1803 में जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया तथा मुगल बादशाह अंग्रेजों के संरक्षण पेंशनर की स्थिति में आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग जो है यहाँ पर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? बताइए कौन इसका आंसर बताएगा कि दोस्तों भारत आने वाला जो प्रथम यूरोपीय देश था ये कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा बेटा पुर्तगाली जो है ये पहला यूरोपीय देश था। दोस्तों यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे और पुर्तगाली दोस्तों नाविक जो है वास्को डिगामा, कौन दोस्तों? वास्को डिगामा जो है ये 20 मई 1498 कब 1498 दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर, कहां पर? ये दोस्तों जो बंदरगाह का नाम है कालीकट बंदरगाह, पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र कब प्रदान किया था? बताइए दोस्तों ये जो 1600 ईस्वी में प्रदान किया था।
इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का दोस्तों अधिकार जो है पत्र प्रदान किया। इसके बाद दोस्तों अंग्रेज व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे उन्होंने मुगल दरबार में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी, जिससे दोस्तों उन्हें जो है व्यापारिक छूटें प्राप्त हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस शासक ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो दोस्तों यहाँ पर जो मुर्शिद कुली खां है, इसने जो है अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुगल सम्राट के बारे में दोस्तों बात करते हैं। जो मुगल सम्राट के कमजोर होने पर बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। मुर्शिद कुली खां दोस्तों बंगाल का स्वतंत्र शासक था और उसने जो है प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी जो राजधानी है ये ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो दोस्तों ये जो है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। और दोस्तों ये क्यों पराजित हो गया था? क्योंकि साथियों जो मीर जाफर था इसने उसको धोखा दिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों प्लासी का युद्ध है कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 23 जून। कब? तो 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं इनके बीच दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला सेनापति मीर जाफर था। मतलब जो इस युद्ध में जो सिराजुद्दौला है इसका सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था सेनापति इसका। और दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों जो मीर जाफर था, मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण जो है सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शाह बेखबर कहा जाता है? तो दोस्तों जो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम है इनको जो है शाह बेखबर कहा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद आजम शाह ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। बाद में दोस्तों मुअज्जम ने उसे पराजित कर बहादुर शाह प्रथम के रूप में गद्दी संभाली। और दोस्तों वह प्रशासन के प्रति लापरवाह था, इसलिए जो है इतिहासकारों और लोगों ने उसे जो है शाह बेखबर कहा। क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों जो प्रशासन के प्रति वह लापरवाह था। यद्यपि दोस्तों उसने जो है मेल मिलाप की नीति अपनाई, लेकिन साम्राज्य का पतन जारी रहा। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो मेल मिलाप की नीति है किसने अपनाई थी, तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी यानी दोस्तों ये जिसको वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये जो पुडुचेरी है इसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। किसने किया था? फ्रांसिस मार्टिन ने जो है इसकी स्थापना किया था। कब किया था? तो दोस्तों 1674 में किया था। ठीक है, और जो बाद में भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। और दोस्तों इससे पहले 1668 ईस्वी में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी स्थापित की जा चुकी थी। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो फ्रेंकोइस कैरो के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो दोस्तों ये जो है मद्रास की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। और दोस्तों जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये कब से कब तक चला? तो 1767 ईस्वी से लेकर के 1769 ईस्वी तक दोस्तों ये युद्ध चला था। ठीक है, यह युद्ध दोस्तों 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ और मद्रास की संधि के साथ दोस्तों जो है युद्ध समाप्त हुआ था। यह दोस्तों अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच संघर्ष की पहली महत्वपूर्ण घटना थी। और दी गई तालिका में दोस्तों स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पहले युद्ध के अंत में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो 1769 में जो है प्रभावी हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब से कब तक चला था? तो ये जो है 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक दोस्तों युद्ध चला था। और इस अवधि के दौरान दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग था। और इस युद्ध का समापन दोस्तों जो है 1784 ईस्वी में हुआ। कैसे हुआ? तो मंगलौर की संधि के माध्यम से हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो दोस्तों इसका संबंध है ये जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। और दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये जो है 1790 से लेकर के 1792 तक चला था। ठीक है, 1790 से 1792 तक युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भी जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में ऐतिहासिक श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुई। इस संधि के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ जो है इसकी समाप्ति हुई।
और यह संधि अंग्रेजों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। अतः स्पष्ट है कि दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम का संबंध है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये जो है 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। और साथियों इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है कई बार कि जो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली था। और यह इन युद्धों की श्रृंखला का अंतिम चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और दोस्तों ये जो है 1774 से 85 ईस्वी तक इस पद पर रहे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है उन्हें प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और उनके काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो मराठा सम्राट या मराठा साम्राज्य है इसका दोस्तों जो द्वितीय संस्थापक है ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों जो छत्रपति साहू जी ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया था और अपनी कूटनीति और प्रशासनिक क्षमताओं के कारण जो है उन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पेशवा का पद जो छत्रपति के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता था उनके समय से दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। और बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शक्ति को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1720 ईस्वी में कब दोस्तों 1720 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। जिसके बाद साहू ने दोस्तों उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो साथियों जो बालाजी बाजीराव है इनको जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव दोस्तों जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, ये जो बालाजी बाजीराव हैं ये किसके पुत्र थे? ये जो है बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। और साथियों मराठा इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम है, इतिहास में बालाजी बाजीराव को नाना साहब फर्स्ट दोस्तों नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इनके कार्यकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार इन्हीं के समय में हुआ था। और दोस्तों यह एक ऐसा दौर का प्रतिनिधित्व करते थे जब पेशवा का पद जो है पूरी तरह से वंशानुगत हो चुका था जो बालाजी बाजीराव के समय तक स्थापित हो गया था। ठीक है, अगला साथियों क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए इसका जो है किसको इसका आंसर आता है? तो दोस्तों जो पानीपत का तृतीय युद्ध है बेटा ये जो है 14 जनवरी कब? तो 14 जनवरी दोस्तों 1761 को लड़ा गया था। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध है 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। किसके किसके बीच में? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में। और उस समय दोस्तों मराठा जो पेशवा थे कौन थे? बालाजी बाजीराव, इनको जो है नाना साहब भी कहते थे। दुर्भाग्यवश दोस्तों इस युद्ध का जो परिणाम है मराठों के पक्ष में नहीं रहा और इसमें दोस्तों मराठों की बुरी तरह पराजय हुई और इस हार ने मराठा शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया जिसे बाद में जो है माधवराव प्रथम ने संभालने का प्रयास किया था। इसने तो माधवराव प्रथम ने जो है इसको संभालने का प्रयास भी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो साथियों जो वारेन हेस्टिंग है ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच वर्चस्व के लिए 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि साथियों 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कौन थे? साथियों जो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। इसके बाद दोस्तों जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया था। और साथियों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे उस समय तब लड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फैक्ट इनको जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? तो साथियों जो बाजीराव द्वितीय हैं ये जो है अंतिम मराठा पेशवा थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मराठा साम्राज्य के पेशवाओं की जो वंशावली में बाजीराव द्वितीय का नाम अंतिम पेशवा के रूप में दर्ज है। और दोस्तों जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये कब से कब तक हुआ? तो 1817 से 1818 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने दोस्तों पेशवा के पद को समाप्त कर दिया था। और इस युद्ध में दोस्तों मराठों की हार के साथ ही पेशवा का जो वंशानुगत शासन जो था ये खत्म हो गया था। ठीक है, जो बाजीराव द्वितीय को पद से हटा दिया गया था और जो मराठा शक्ति के पतन का प्रतीक भी था ये। और इससे पूर्व पेशवा का जो पद था ये बालाजी विश्वनाथ के बाद 1720 ईस्वी में
उनके जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम की नियुक्ति से वंशानुगत चल रहा था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों ये जो है तलवंडी में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? ये जो है तलवंडी में हुआ है। तो तलवंडी दोस्तों कहां पर है? तो पंजाब में है। ठीक है, तो दोस्तों जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में जो है ये पड़ता है वर्तमान में। तो दोस्तों जो सिख धर्म है इसकी स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था, जिन्हें दोस्तों सिखों का प्रथम गुरु माना जाता है। और दोस्तों इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। और दोस्तों वर्तमान में यह स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित है और ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है ये। दोस्तों गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये भी साथियों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो गुरु नानक हैं ये जो है किसके समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा बाबर और हुमायूं के समकालीन थे ये। दोस्तों उन्होंने जो है समाज सुधार के लिए संगत, जिसको दोस्तों धर्मशाला और पंगत यानी दोस्तों लंगर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का प्रारंभ किया था, जो आज भी सिख धर्म का अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस सिख गुरु ने किया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जो गुरुमुखी लिपि है, जो गुरुमुखी लिपि है इसका आविष्कार गुरु अंगद ने किया था। और दोस्तों ये जो गुरु अंगद हैं ये जो है दूसरे सिख गुरु हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका जो कार्यकाल है कब से कब तक था? तो 1539 से लेकर के 1552। ठीक है, इनका जो है कार्यकाल रहा है। दोस्तों गुरु अंगद है, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लहना दोस्तों इनका जो है प्रारंभिक नाम था। और सिख धर्म और साहित्य के विकास में दोस्तों इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान गुरुमुखी लिपि का आविष्कार माना जाता है। ठीक है, दोस्तों इस लिपि के माध्यम से जो गुरबानी को लिखा और संरक्षित किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमने आपको नोट कराए हैं पॉइंट, इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि अमृतसर नगर की जो स्थापना है किस सिख गुरु ने की थी? तो दोस्तों जो स्थापना है ये गुरु रामदास ने किया था। किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। और ये साथियों जो है सिख धर्म के जो है चौथे गुरु थे। ठीक है, और ये दोस्तों कब से कब तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा? तो 1574 से लेकर के 1581 इसलिए दोस्तों इनका जो कार्यकाल रहा। और साथियों जो है अमृतसर नगर की इन्होंने स्थापना की थी, जो आज सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, साथियों गुरु रामदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मुगल बादशाह जो अकबर था दोस्तों इसके जो है ये समकालीन थे। ठीक है, और दोस्तों अकबर ने गुरु अमरदास की पुत्री जो बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी, जिस पर संभवतः यह शहर बसाया गया था। और गुरु रामदास ने दोस्तों अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी बनाकर गुरु का पद पैतृक कर दिया था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये जो गुरु रामदास हैं ये जो है गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ये जो गुरु रामदास हैं ये जो है किसके दामाद थे? तो गुरु अमरदास के जो है ये दामाद थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की जो है किलेबंदी करवाई और वहां अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो गुरु हरगोविंद हैं इन्होंने जो है सिखों के जो है गुरु थे ये, और अमृतसर की किलेबंदी करवाई थी उन्होंने और वहां अकाल तख्त का भी निर्माण कराया था। और दोस्तों जो गुरु हरगोविंद हैं ये जो है छठवें गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये साथियों 1606 से लेकर के 1644 ईस्वी तक दोस्तों इनका कार्यकाल रहा है। और दोस्तों इन्होंने जो है सिखों को न केवल आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया है बल्कि उनमें सैनिक भावना का संचार भी किया है। और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो है सिखों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी थी। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने जो है अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और वहां सिखों के राजनीतिक और धार्मिक मामलों के केंद्र के रूप में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह के पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को किस मुगल गवर्नर ने जो है दीवार में चुनवा दिया था? तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो वजीर खां है इन्होंने दोस्तों इनको जो है ये 10वें गुरु थे ये, तो दोस्तों इसने जो है इनको दीवार में चुनवा दिया था। साथियों सिख धर्म के इतिहास में गुरु गोविंद सिंह के परिवार का बलिदान अविश्वसनीय है। सरहिंद के क्रूर मुगल गवर्नर दोस्तों कौन था? वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जो है पकड़ लिया था। और धार्मिक असहिष्णुता और शत्रुता के चलते वजीर खान ने दोस्तों इन दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया था। और दोस्तों इसके बाद जो है 1708 में, कब? 1708 में जो है पश्चिम भारत में नांदेड़ यानी दोस्तों महाराष्ट्र में नामक स्थान पर एक पठान हमलावर द्वारा गुरु गोविंद सिंह को
छुरा या कटार से घायल कर दिया गया, जिससे दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था। तो दोस्तों इनका जो संबंध है ये सुकर चकिया मिसल से था। ठीक है दोस्तों, बंदा बहादुर की मृत्यु के पश्चात पंजाब का सिख नेतृत्व छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था, जिन्हें दोस्तों मिसल कहा जाता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मिसल है, मिसल किसे कहते हैं। तो ये जो पंजाब का जो सिख नेतृत्व था ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था दोस्तों, इसी को जो है मिसल कहा जाता है। उस समय दोस्तों पंजाब में कुल 12 मिसलें सक्रिय थी। शेर ए पंजाब महाराणा रणजीत सिंह का जन्म दोस्तों नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था और वे दोस्तों सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। उनके पिता का नाम था महासिंह। क्या नाम था इनके पिता का? नाम था महासिंह था। ठीक है, जो दोस्तों सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी दोस्तों कहाँ थी। तो ये जो है लाहौर में थी। कहां पर थी? तो आंसर हो जाएगा लाहौर में। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह हैं ये एक कुशल प्रशासक और विजेता थे। 1799 ईस्वी में दोस्तों रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने और उन्होंने लाहौर को ही अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। और दोस्तों प्रशासनिक सुविधा के लिए रणजीत सिंह का राज्य 4 प्रमुख सूबों में बंटा था। ये दोस्तों कौन सूबे थे? 4। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये 4 सूबे दोस्तों जो है इनका राज्य बंटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो है 1809 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1809 ईस्वी में दोस्तों जो है ये संधि हुई थी। और सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधों में अमृतसर की जो संधि है 25 अप्रैल 1809 को संपन्न हुई थी। और इस संधि पर दोस्तों हस्ताक्षर जो है चार्ल्स मेटकाफ जो कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुए थे दोस्तों। और इस संधि ने जो है सतलज नदी को दोनों राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित कर दिया था। दोस्तों रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में अंग्रेजों से सीधा संघर्ष टालने की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये जो है लाहौर की संधि के साथ में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो युद्ध है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 1846 ईस्वी तक दोस्तों ये युद्ध चला। दोस्तों इस युद्ध का समापन है ये 9 मार्च 1846 को वही लाहौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दोस्तों यह संधि जो है सिखों के लिए अपमानजनक थी। इसके बाद दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और ये कब हुआ? तो ये साथियों जो है 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों मार्च 1849 में डलहौजी ने संपूर्ण सिख राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है। दोस्तों ये जो है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। भारत में दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए आरंभिक विद्रोहों में सन्यासी विद्रोह दोस्तों प्रमुख था और यह विद्रोह बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। दोस्तों प्रसिद्ध बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ की रचना इसी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर की थी। दोस्तों यह उपन्यास भारतीय राष्ट्रवाद के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और दोस्तों इसी में जो है वंदे मातरम गीत भी शामिल है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो वंदे मातरम गीत है ये किस बुक में शामिल है या किस पुस्तक में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा आनंद मठ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है। तो दोस्तों जो संथाल विद्रोह है, ठीक है, इस विद्रोह से संबंध है इनका, इसका सिद्धू और कान्हू का। और दोस्तों जो संथाल विद्रोह है ये कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में दोस्तों ये युद्ध हुआ था बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में। ठीक है, और दोस्तों 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुए जो जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह जो है सबसे सशक्त था। और इस विद्रोह दोस्तों नेतृत्व जो है 4 भाइयों ने किया था, जिनमें सिद्धू और कान्हू प्रमुख थे। दोस्तों यह विद्रोह जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था, साहूकारों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक संगठित सशस्त्र प्रतिरोध था। हालांकि दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे क्रूरता दबा दिया था, क्रूरतापूर्वक को जो है दबा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है दोस्तों, बात करें फैक्ट की, तो छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड के क्षेत्र में दोस्तों मुंडा विद्रोह एक प्रमुख आदिवासी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था दोस्तों? ये जो है एक आदिवासी आंदोलन था जिसे जो है उलगुलान महान हलचल भी कहा जाता है। दोस्तों इस विद्रोह का जो नेतृत्व है बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? तो 1899 और 1900। ठीक है,
के दौरान दोस्तों अपने जो है चरम पर था ये। और बिरसा मुंडा ने दोस्तों अपने समर्थकों को एकजुट कर अंग्रेजों और दिकुओं यानी जो बाहरी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भी दोस्तों बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन दोस्तों, इसका संबंध भारत के किस राज्य से था? तो जो कूका आंदोलन है इसका संबंध जो है पंजाब राज्य से था, ध्यान रखिएगा इसको। और दोस्तों जो कूका आंदोलन है इसकी शुरुआत धार्मिक शुद्धि आंदोलन के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह जो राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। और यह दोस्तों आंदोलन जो है पंजाब में केंद्रित था और इसका समय था ये 1840 से 72 ईस्वी माना जाता है। और दोस्तों इसके जो संस्थापक थे कौन थे? भगत जवाहर मल इसके संस्थापक थे। बाद में दोस्तों उनके शिष्य जो है राम सिंह कूका ने इसका नेतृत्व किया था। और राम सिंह को दोस्तों 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने कैद करके रंगून यानी दोस्तों म्यांमार भेज दिया था, जहां दोस्तों 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहले दोस्तों के जो संस्थापक थे कूका आंदोलन के कौन थे? भगत जवाहर मल। लेकिन दोस्तों बाद में जो है उनके शिष्य जो है राम सिंह कूका ने जो है इसका नेतृत्व किया था, ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों जो राम सिंह कूका है इनको जो है 1872 ईस्वी में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और रंगून में दोस्तों इनकी जो है 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केरल के मालाबार तट पर 1921-22 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है मोपला विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में दोस्तों ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए महत्वपूर्ण विद्रोह में जो मोपला विद्रोह है ये प्रमुख है। और दोस्तों ये विद्रोह है कब हुआ? 1921-22 में वर्तमान दोस्तों केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और वहां के दोस्तों मुस्लिम किसानों मोपला ने जो है जमींदारों और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ यह विद्रोह किया था। दोस्तों इस आंदोलन का जो नेतृत्व है किसने किया? तो अली मुसलियार एवं अन्य नेताओं ने किया था, ध्यान रखिएगा। जो साथियों मोपला विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये जो है अली मुसलियार ने जो है इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल के नील विद्रोह जो कि दोस्तों 1859-60 के जो प्रमुख नेता कौन थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों जो नील विद्रोह है इसके प्रमुख नेता थे कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोस्तों जो है प्रमुख नेता थे। 1857 की क्रांति के तुरंत बाद बंगाल में नील विद्रोह है जो कि दोस्तों 1859-60 में हुआ था। यह विद्रोह नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा यूरोपीय बागान मालिकों के अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। दोस्तों इस आंदोलन का जो नेतृत्व है नदिया जिले के दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। और दोस्तों किसानों की एकजुटता के कारण यह आंदोलन सफल रहा और सरकार को नील आयोग का गठन करना पड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष संपूर्ण सिख राज्य पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था? तो दोस्तों जो है 1849 में कर लिया था। आइए देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अस्थिरता आ गई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला? ये तो 1848 से 49 ईस्वी तक चला। इसमें दोस्तों सिखों की अंतिम रूप में जो है पराजय हुई। इसके दोस्तों परिणाम स्वरूप भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने जो है मार्च 1849 में एक घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया। दोस्तों अंतिम सिख शासक महाराजा दिलीप सिंह को पदच्युत कर पेंशन देकर ब्रिटिश संरक्षण में जो है रखा गया तथा 1854 में जो है इंग्लैंड भेज दिया गया इनको, जिससे दोस्तों स्वतंत्र सिख राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन है, इनको साथियों जो है स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में दोस्तों प्रस्तुत स्थानीय सुशासन जो प्रस्ताव है 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय सुशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को दोस्तों स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है और इन्होंने जो है प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय संसाधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे दोस्तों यह निश्चित किया गया कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पटना जो बिहार जो है ये वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। और जो वहाबी आंदोलन है ये कब से कब तक चला? तो 1826 से 71 ईस्वी तक दोस्तों ये चला। दोस्तों एक मुस्लिम सुधारवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था ये, और इसका उद्देश्य इस्लाम को उनके मूल रूप में पुनर्स्थापित करना था। और भारत में दोस्तों इसके प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी के साथ शाह इस्माइल एवं अन्य नेता थे। और दोस्तों इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या था? बिहार था, विशेष करके पटना और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र थे। दोस्तों वहाबी आंदोलनकारी इस्लाम में किसी भी तरह के आधुनिक सुधार के खिलाफ थे और वे पैगंबर मोहम्मद साहब के समय की व्यवस्था चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर
ए है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस दोस्तों जो है इसका तत्कालिक कारण था। 1857 के विद्रोह के पीछे दोस्तों कई कारण थे, लेकिन जो इसका सबसे तत्कालिक और मुख्य कारण था कौन था? चर्बी वाले कारतूस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नई एनफील्ड राइफलें शामिल की गई थी, इनके कारतूसों के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। सैनिकों में यह बात फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है, जिसे दोस्तों गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, जो सुअर है ये मुसलमानों के लिए वर्जित है। इसलिए दोस्तों दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो दोस्तों मंगल पांडे हैं ये 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। दोस्तों मंगल पांडे हैं बैरकपुर छावनी में तैनात 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे। चर्बी वाले दोस्तों कारतूसों को प्रयोग के विरोध में उन्होंने 29 मार्च 1857 को अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उन्होंने दोस्तों अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट एवं एडजुटेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला किया था। दोस्तों यह घटना 1857 की क्रांति की पहली प्रमुख हिंसक घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जो है 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। कब दी गई फांसी इनको? ध्यान रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को जो है इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ये आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था ये लॉर्ड कैनिंग था। आइए देखते हैं इसमें डिटेल्स में क्या दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह के समय जो है दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था क्योंकि कंपनी के शासन के खिलाफ यह सबसे बड़ा विद्रोह था। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग को इस विद्रोह का सामना करना पड़ा और बाद में साथियों विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और दोस्तों इसी दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे कौन थे? पाल्मस्टन थे, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों का संचालन कर रहे थे। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उस समय जो है ये जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के बारे में यह कथन किसका है? तो साथियों जो वी.डी. सावरकर है इनका जो यह कथन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के स्वरूप को लेकर के इतिहासकारों ने अलग अलग मत हैं। कौन कौन से दोस्तों अलग अलग मत हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा। दोस्तों जो अलग अलग मत कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और लेखक वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। दोस्तों उनका मानना था कि यह केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, बल्कि यह विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया एक राष्ट्रीय प्रयास था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? आंसर हो जाएगा नाना साहब ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों कानपुर में जो है 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब दोस्तों अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दोस्तों किसके पुत्र थे ये जो है बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों द्वारा साथियों पेंशन बंद किए जाने से नाराज थे ये। ठीक है, और कानपुर में दोस्तों विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुई थी और इस संघर्ष में उनके प्रमुख जो सहयोगी और सेनापति तात्या टोपे थे दोस्तों, जिन्होंने जो है अपनी छापामार युद्ध नीति से अंग्रेजों को काफी परेशान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया है? तो साथियों जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है। आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। लखनऊ दोस्तों जिसको अवध कहते थे, इसमें विद्रोह का जो नेतृत्व है बेगम हजरत महल ने किया था। दोस्तों उन्होंने जो है 30 मई 1857 को विद्रोह की कमान संभाली और अपने जो अल्पवयस्क पुत्र था, क्या नाम उसका था? विरजिस कादिर, इसको जो है नवाब घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। अंततः दोस्तों मार्च 1858 में ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः कब्जा किया। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लखनऊ पर दोस्तों पुनः कब्जा किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने जो है पुनः कब्जा कर लिया था और विद्रोह का दमन किया था इसने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जगदीशपुर बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक कौन थे? तो दोस्तों जो कुंवर सिंह हैं ये जो है जगदीशपुर में जो है विद्रोह के प्रमुख नायक थे। दोस्तों बिहार के जगदीशपुर में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। दोस्तों कितने वर्ष के थे? तो उस समय जो है 80 वर्ष के थे और उन्होंने दोस्तों जुलाई 1857 में विद्रोह का झंडा बुलंद किया था
और अपनी वृद्धावस्था के बावजूद उन्होंने जो है अदम्य साहस का परिचय दिया और कई बार जो है ब्रिटिश सेना को पराजित किया। जगदीशपुर में दोस्तों विद्रोह को दबाने का जो कार्य है विलियम टायलर और विंसेंट आयर ने किया था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन उसमें कुंवर सिंह की वीरता इतिहास में अमर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो विद्रोह है इसको दबाने का कार्य किसने किया था? विलियम टायलर और विंसेंट आयर ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झांसी में विद्रोह का जो दमन है ये किस ब्रिटिश सेनापति ने किया था? तो साथियों आंसर हो जाएगा ह्यू रोज ने किया था। और साथियों जो झांसी है, झांसी में 1857 जो क्रांति है इसका नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। वहां दोस्तों विद्रोह है जून 1857 में शुरू हुआ था और झांसी में दोस्तों विद्रोह को कुचलने और रानी लक्ष्मीबाई का सामना करने वाला जो ब्रिटिश सेनापति था कौन था? ह्यू रोज था। तो दोस्तों ह्यू रोज ने झांसी की घेराबंदी की और कड़े संघर्ष के बाद झांसी पर कब्जा किया। बाद में दोस्तों ग्वालियर में भी उसने रानी से युद्ध किया जहां रानी वीरगति को प्राप्त हुई। कहां पर दोस्तों ये वीरगति को प्राप्त हुई? तो ग्वालियर में, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है क्या था? तो दोस्तों जो तात्या टोपे हैं इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तात्या टोपे दोस्तों 1857 की क्रांति के समय महान सेनानियों में से एक थे और दोस्तों उनका जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। वे दोस्तों नाना साहब के विश्वसनीय सेनापति थे। इसके तो साथियों आंसर हो जाएगा नाना साहब के। कानपुर के दोस्तों पतन के बाद वे रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए और ग्वालियर में युद्ध किया। अंत में दोस्तों एक विश्वासघाती मित्र के कारण जो है वे पकड़े गए और अंग्रेजों द्वारा शिवपुरी में जो है उन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, कहां पर इनको फांसी दी गई थी? तो शिवपुरी में जो है इनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति है ये कौन था? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज एनसन दोस्तों जो है ये मुख्य सेनापति था। जब दोस्तों 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था उस समय जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति जॉर्ज एनसन थे और जॉर्ज एनसन के बाद दोस्तों अस्थायी रूप से सर पैट्रिक ग्रांट, फिर दोस्तों उनका स्थान कॉलिन कैंपबेल ने ले लिया था। ठीक है, तो ये जो है उनका क्रम है सेनापतियों का, तो ये आप लोग तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था? तो यहाँ पर दोस्तों जो जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र कहा था 1857 के विद्रोह को। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझने के लिए जो अंग्रेज अधिकारियों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जैसे कि जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने जो है इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र करार दिया। उनका मानना था दोस्तों कि यह विद्रोह केवल सैनिकों की नाराजगी नहीं थी बल्कि दोनों समुदायों ने मिलकर के ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ने की योजना बनाई थी। यह मत दोस्तों विद्रोह को सांप्रदायिक और षड्यंत्री रंग देने का प्रयास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में फैजाबाद जो कि दोस्तों अयोध्या में है का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था इसका नेतृत्व फैजाबाद में। दोस्तों फैजाबाद है वर्तमान अयोध्या में है। 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था और वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु माने जाते हैं और उन्होंने जो है विद्रोहियों में जोश भरने का काम किया था। और साथियों 1857 में उन्होंने जो है फैजाबाद में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी थी। अंततः 1858 में ब्रिटिश सेनापति दोस्तों कैंपबेल ने यहाँ भी विद्रोह का दमन किया और दोस्तों ब्रिटिश सत्ता को पुनः स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई है? तो दोस्तों जो प्रणाली है ये जो है उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। तो जो महालवाड़ी प्रणाली है ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ जो है लागू की गई है। इसके दोस्तों अंतर्गत ब्रिटिश भारत में जो है कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा शामिल था और इसमें जो है भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों ये जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय दोस्तों इन्होंने जो है 20 अगस्त 1928 ईस्वी को ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे दोस्तों आगे चल के जो है ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। दोस्तों ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध करना था और यह संस्था विशेष रूप से मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और कर्मकांड आदि की विरोधी थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का प्रवर्तन माना जाता है इनको। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय समाज सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक है इसे माना जाता है तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है
सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई थी? तो दोस्तों ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में जो है सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों यहाँ पर जो सती प्रथा है, सती प्रथा जैसी अमानवीय कुप्रथा पर रोक 1829 में कब लगाई गई थी? 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में लगाई गई थी। तो दोस्तों यह जो है भारतीय सामाजिक सुधारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। राजा राम मोहन राय दोस्तों जैसे समाज सुधारकों ने जो है इसके लिए लंबा संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इन्होंने जो है बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। कब किया था? 1875 में किया था। ये भी जो एग्जाम में कई बार आता है। ठीक है, और दोस्तों आर्य समाज एक सुधारवादी आंदोलन था जिसने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। आर्य समाजियों ने जो है छुआछूत, जाति भेद और बाल विवाह का कड़ा विरोध किया, जबकि दोस्तों वे विधवा पुनर्विवाह और अंतर जाति विवाह के समर्थक थे। स्वामी दयानंद दोस्तों सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में केवल पूछा गया है कि साथियों जो वेदों की ओर लौटो ये जो नारा है किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1891 ईस्वी के एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों इसमें जो है 12 वर्ष जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 1891 में जो पारित एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़कियों के साथियों विवाह की जो आयु थी ये 12 वर्ष निश्चित की गई थी। दोस्तों इस अधिनियम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लांसडाउन थे। ठीक है, और यह कानून बाल विवाह जैसी कृतियों को रोकने की दिशा में एक प्रयास था। इसके बाद दोस्तों शारदा एक्ट आया था। कब आया था? 1929 में आया था शारदा एक्ट। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है लड़कियों के विवाह की जो आयु है बढ़ाकर के कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शारदा एक्ट था दोस्तों इसमें जो है लड़कियों के विवाह की जो आयु है कितनी कर दी गई थी? 14 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों हम लोगों ने जो है 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन को टोटल है? तो 199 क्वेश्चन है। बाकी उसमें जो क्वेश्चन है हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो इसलिए जो है अगर आप लोग पेपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों जो अगली क्लास हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोस्तों आप लोग जो है कमेंट करिएगा कि आप लोग जो है क्लास को कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग जो है बताइएगा ये भी कि क्लास कैसी लगी। अच्छा, आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो है आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।